गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या बीमारी में क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसको बोलते हैं दमा, दम घुटना। समझ में आ रहा है? मोस्टली तो ये फीमेल में ज्यादा होता है, बट मेल में भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा रिस्क किस में होते हैं? फीमेल के अंदर। ब्रोंकियल अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम होती है जो क्या करती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, जहां पे सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि कई बार तो उसको इतना सफोकेशन फील होता है, ऐसे लगा दम घुटेगा, मतलब दम निकलने वाली स्थिति आ जाती है। उसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ये इसका कोई बैक्टीरिया वायरस कारण नहीं है भाई। अस्थमा का कारण कोई बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलर्जन होते हैं। क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स में एलर्जन ही क्या करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा करवाते हैं। बाकी ना तो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है और ना ही वायरस। जो भी एलर्जन, घास फूस वगैरह, ऑयल वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जिनसे आपको एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो ही क्या करती है, अस्थमा कोज करती है। समझ में आया? अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ोगे, श्वसन मार्ग का दीर्घकालीन मतलब क्रोनिक, क्या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। कौन? ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा श्वसन मार्ग का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रोंकाइज क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाती है। ब्रोंकाइज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण रोगी को सामान्य श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ब्रोंकाइज क्या होगी, सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ेंगी तो ना तो हवा अंदर अच्छे से जा पाएगी और ना ही हवा वापस बाहर आ पाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो नलिकाएं हैं वो नलिकाएं क्या हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो ना तो हवा अच्छे से ले पाएगा और ना ही हवा को बाहर निकाल पाएगा। स्पाज्म होने के कारण सामान्य श्वसन प्रक्रिया बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अस्थमा क्या है, एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज है। अरे बार बार होने वाली प्रॉब्लम है। रिवर्सिबल, एक बार हो गई दोबारा हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है, बार बार क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। कहाँ? रेस्पिरेशन के अंदर। इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसमें 4 बीमारियां देखी जाती हैं। मतलब इसके अंदर क्या होती है, 4 बीमारियां उत्पन्न होती हैं। किसमें? ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। और वो 4 बीमारियां, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ये एक एक्यूट टाइम के लिए हो गई, क्रोनिक टाइम के लिए हो गई, एक होता है एपिसोडिक, एपिसोड्स में आ रही है। तो ऐसे करके ये स्थितियां उत्पन्न होंगी और वो क्या करेंगी, ब्रीथिंग पैटर्न को क्या कर देती है, असामान्य कर देती है। ब्रीथिंग पाथवे को क्या कर देती है, संक्रमित कर देती है। समझ में आ रहा है? एक बार हो गई थोड़े टाइम के लिए, फिर एपिसोड्स में आ रही है, फिर रुक रुक के आएगी, फिर वो परसिस्टेंट मतलब क्रोनिक बन जाएगी, और बनते बनते क्या कर देती है, ब्रीथिंग पैटर्न को इनइफेक्टिव कर देती है, अप्रभावित। मतलब वहां पे नॉर्मल प्रवाह नहीं रहेगा, किसका, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। ये क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। समझ में आया? सीधी सी डेफिनेशन है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्रोनिकली इन्फ्लामेटरी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए और धीरे धीरे ब्रोंकाई स्पाज्म हो जाए, वही कंडीशन क्या कहलाती है, अस्थमा। इसकी वजह से सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और ये धीरे धीरे आगे चलकर बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती है जिनकी वजह से ये क्या करेगा, ब्रीथिंग पैटर्न को अप्रभावी कर देगा। अरे अप्रभावी का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल तरीका था सांस लेने का वो बाध्य हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। वो ऐसे नहीं परमानेंटली, मतलब नॉर्मल तरीके से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी।
अगर यहाँ हम बात करें किसकी, कुछ ऐसे जोखिम कारक या कारण हो सकते हैं जो क्या करते हैं, अस्थमा कर सकते हैं। पहली बात, अस्थमा की अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर घर में किसी और को थी ये हिस्ट्री, पहले दादा परदादा दादी नानी मम्मी किसी को भी, तो उसकी हिस्ट्री चेक करो कि आपके घर में तो कोई नहीं था अस्थमा का पेशेंट पहले। एलर्जी की प्रतिक्रिया, भाई एलर्जी की रिएक्शन चेक करो कि जैसे कि पेड़ पौधों से एलर्जी होती है, कोई घास फूस से होगी, परागकण से होगी, कोई विशेष गंध से हो गई, धूल मिट्टी से, कॉकरोच से, फंगल से, एनिमल के डेंजर। एनिमल के डेंजर क्या होते हैं, अरे अगर हम गाय भैंस को नहलाते हैं तो उसके ऊपर वो कुछ निकलता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का, हम साफ करते हैं उनको तो वाइट वहां से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, स्किन के ऊपर जमा रहता है ना व्हाइट व्हाइट कलर की कुछ एक लेयर परत सी जमी रहती है, उसकी वजह से या अचानक मौसम में परिवर्तन की वजह से भी क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इज दैट क्लियर? पहला तो फैमिली हिस्ट्री लो कि घर में किसी को तो नहीं थी। दूसरा, कोई एलर्जी चेक करो कि आपको पेड़ पौधों से एलर्जी है, किस चीज के कांटेक्ट में जाते हो तब आपको अस्थमा होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इनमें से ऐसा कौन सा एलर्जन है जिनकी वजह से आपको क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। अगर तनाव की सिचुएशन हो, शारीरिक गतिविधियां, भावनात्मक कारक या हार्मोनल कारक भी इसका क्या हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं, किसका, अस्थमा का। समझ में आया? कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन, फिजिकल एक्टिविटी, उसके इमोशन या हार्मोनल कारण, ये भी क्या कर सकते हैं, अस्थमा का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से भी क्या आते हैं, प्रॉब्लम है वो होती है। अगर स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तनाव वगैरह में रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर वायरल श्वसन मार्ग संक्रमण हो, मान लो अगर जुकाम लगा हुआ है, राइनाइटिस हो रखा है, सर्दी जुकाम की वजह से भी अस्थमा है वो हो सकता है। कुछ दवाइयां जैसे एस्पिरिन वगैरह, बीटा ब्लॉकर, ये दवाइयां क्या करती हैं, पर्टिकुलर लंग्स के जो रिसेप्टर होते हैं उनको बंद कर दिए जाते हैं, सांस के जो रिसेप्टर होते हैं वो बंद कर देती हैं ये दवाइयां, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। समझ में आ रही है? जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट में बीटा ब्लॉकर लेते हैं, तो अगर वो बीटा ब्लॉकर हार्ट के लिए ले रहे थे तो वो कई बार क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन में दिक्कत पैदा कर देते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। किनको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एल्वेलाइज को, ब्रोंकाइज को, सबको क्या कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, संकड़े कर देते हैं, और उन्हीं की वजह से अस्थमा के अटैक आते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, अरे मान लो वही उल्टा प्रवाह हो रहा है किसका, स्टमक के कंटेंट का, तो भी प्रॉब्लम कर सकता है। और कुछ विशेष भोजन जैसे शेलफिश से एलर्जी, अरे मान लो मछलियां वगैरह होती है ना, अगर उनसे आपको कोई एलर्जी और वो आपको खाने में खिला दे, नमक जैसे भी जो भी समुद्री खाना होता है ना, अगर उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज खिला दी है, मान लो ये क्या क्या मिलते हैं उसके अंदर, समुद्र में कौन कौन से जीव वो मिलते हैं, ये फिश वगैरह जितने भी, अगर उनकी सब्जी, उनके कुछ भी पार्टिकल्स अगर आपको खिला दिए जाते हैं तो भी आपके अंदर अस्थमा अटैक आ सकता है। समझ में आया? बोलते हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर खाने से हमारे बेटे को, हमारी बहू को प्रॉब्लम है, अगर वो खाना भूल से कोई मिल जाए या कोई दुश्मनी निकालने के लिए खिला दे तो उससे क्या हो जाता है, एलर्जी ज्यादा होगी और अस्थमा के अटैक आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या होते हैं, कुछ जोखिम भरे कारक है जिनकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया? आई बात समझ में, कौन कौन से कारक हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे किनके बारे में, कि जब अस्थमा होता है तो आप पता कैसे करते हो। देखो ये नॉर्मल एयरवे है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, नॉर्मल एयरवे, ये क्या है, नॉर्मल एयरवे दिखाई दे रहा आपको, ये नॉर्मल एयरवे है, और यहाँ पे ये क्या बनी हुई है, एल्वियोलाइज बनी है। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल एयरवे है और ये एल्वियोलाइज बनी है।
यहाँ पे देखो इतना पाथवे पड़ा है, आराम से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सांस आ जा सकता है। यहाँ पे ये फूलते फूलते ये क्या हो गया, ये ऐसे प्रॉब्लम कर देता है। ये देखो ये ऐसी कंडीशंस आ जाती है, और ये ऐसी कंडीशन करके रास्ता क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, और वही कंडीशन क्या कहलाती है, अस्थमा। अगर अस्थमा हो गया तो अस्थमा के दौरान जो अटैक आएगा वो क्या देखेंगे, एयरवे है वो इतना ब्लॉक हो जाता है, नैरो हो जाता है, और यहाँ पे ये नॉर्मल एयरवे है, ये क्या एकदम से खुला पड़ा है, आराम से हवा आ जा सकती है। यहाँ पे हवा आने जाने के लिए जो रास्ता था वो रास्ता अब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। समझ में आया, ये क्या होते हैं, एयरवे दे रखा है अस्थमा वाले पेशेंट का, और ये नॉर्मल एयरवे। इज दैट क्लियर, समझ में आई। नॉर्मल में जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे जगह भर गई है, किसकी वजह से, किसी भी संक्रमण की वजह से, किसी भी एलर्जन की वजह से। बार बार जब एलर्जी होगी तो एयरवे क्या होगा, इरिटेट होगा, इरिटेट होगा तो उसमें संकुचन होते जाएंगे, और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, सिकुड़ते जाएंगे, और सिकुड़ते जाएंगे तो रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और वही कंडीशन क्या कहलाती है, अस्थमा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे किसकी, क्लिनिकल लक्षण की, किसके क्लिनिकल लक्षण की बात करेंगे हम लोग, अस्थमा के क्लिनिकल लक्षण की। भाई अस्थमा में कौन कौन से क्लिनिकल लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, वही पहला तो खांसी रहेगी, सांस में तकलीफ आएगी, ये तो दिख ही रहा है, खांसी तो आएगी आएगी, सांस में तकलीफ होगी, वीजिंग साउंड, भाई साउंड सुनाई देगी जब वो सांस लेगा तो उस टाइम ऐसे लग रहा है कोई चींटी बज रही है। चेस्ट टाइट, चेस्ट है वो एकदम से क्या हो जाती है, टाइटनेस आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो भर गई है, वो टाइट हो गई ना, सिकुड़ गई है ना, फ्लूइड व्लूइड सब कुछ उसके अंदर भरा पड़ा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वही होती है भाई, ब्रीथिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंसान क्या करता है, ऐसे ऐसे सांसें लेता है। समझ में आया, किसके अंदर, अस्थमा के अंदर। म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर म्यूकस है वो प्रोड्यूस होगा, और जो क्या करेगा, बलगम बनाएगा। श्वसन दर बढ़ जाती है, क्योंकि सांस जल्दी जल्दी तो ले रहा है। अरे भाई इसके अंदर क्या होता है, शॉर्टनेस का मतलब, यहाँ पे कंडीशन देखना, छोटे छोटे सांस ले रहा है, अब छोटे छोटे सांस ले रहा है तो रेट बढ़ेगी, और एक लंबे लंबे सांस ले रहा है, यहाँ पे इतने में तो वो 4 सांस ले रहा था, अभी 1 सांस ले रहा है, तो जब सांस छोटी छोटी ले रहा है तो क्या होगा, उसकी रेट है वो, दर है वो बढ़ जाएगी। नेजल फ्लैरिंग मतलब ऐसे उसके जो नोस्ट्रिल्स है वैसे फूल जाते हैं, हिलते हैं ऐसे, जब सांस लेगा ना ऐसे उसके अंदर क्या हो जाती है, मूवमेंट दिखाई देगा, उनको बोलते हैं नेजल फ्लैरिंग। अरे नोस्ट्रिल्स का क्या होना, फूल हिलना, फूल जाना। गुस्से में कई बार नाक फुला लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे सांस नहीं आता तब फुला रहे। पसीना आ जाता है, व्याकुलता रहती है, शरीर धीरे धीरे नीले पड़ने लग जाता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। और ब्रोंकियल अस्थमा एपिसोड अथवा क्रोनिक प्रकार का हो सकता है, जो एक्यूट था वो धीरे धीरे एपिसोड्स में आने लग जाएगा, मतलब बार बार होगा, और फिर आगे जाके क्रोनिक में भी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये उसके कुछ लक्षण थे, किसके, अस्थमा के। जो लक्षण आ रहे थे उन लक्षण में सांस लेने में तकलीफ, खांसी, वीजिंग साउंड आती है, जैसे सीटी बज रही हो, चेस्ट टाइट हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो ब्रीथ आ रही वो छोटी छोटी सांसें लेगा, और रेट भी बढ़ जाएगी, ज्यादा म्यूकस बनेगा जिसकी वजह से स्पुटम ज्यादा बनेगा, नाक है उसका फूल जाएगा, पसीना ज्यादा आएगा, व्याकुल रहेगा, शरीर धीरे धीरे नीला पड़ जाएगा, और ये धीरे धीरे जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो एपिसोड में कन्वर्ट होता होता क्रोनिक प्रकार का हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ये क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कुछ दवाइयां हम उसको देते हैं, मोस्टली तो आपने अस्थमा वाले को देखा होगा ना, दादाजी दादी जी को पंप रखते हैं, जब भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है वो पंप को क्या कर लेते हैं, इनहेल करते हैं। समझ में आया, पंप लेते हैं ना भाई, पंप को इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रोंकियल्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, और फिर सांस धीरे धीरे सही आने लग जाता है। समझ में आ रहा है, और वो पंप उनको जिंदगी भर लेना पड़ता है।
अस्थमा वाले पेशेंट में कभी भी अटैक आ सकता है, इसलिए पंप उनको 24 आवर्स साथ में रखना पड़ता है। समझ में आया। अगर इनकी दवाइयों की बात करें, दवाइयों के अलावा पहले तो रोगी को जो एलर्जी उत्पन्न हो रही है तो उस एलर्जी को दूर करने की सलाह दो। भाई जिस चीज से उसको एलर्जी हो रही है उस एलर्जी को दूर करने की सलाह दो। फिर एपिसोडिक अस्थमा आ रहा है तो उसका उपचार कैसे करेंगे। हल्के मामलों में हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन पंप देते हैं। वो पंप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर दवाई देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोंक्योल्स सिकुड़ गए थे वो वापस क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर एपिसोडिक अस्थमा है तो इनहेलेशन पंप के द्वारा ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं। यदि एपिसोड बार बार आते हैं तो इनके साथ ही इनहेल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी एलर्जी एजेंट भी दिए जाते हैं। अरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह वो साथ में उसको दिए जाते हैं। किसके साथ में, ब्रोंकोडायलेटर के साथ में। ब्रोंकोडायलेटर के साथ में एंटी एलर्जिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब्सटेंस भी हम लोग इनहेल्ड करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्या करवा सकते हैं, इनहेल्ड करवा सकते हैं। अगर क्रोनिक अस्थमा है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बैक्लोमिथाजेन डाइप्रोपियोनेट उसको देंगे, वो भी इनहेलेशन के द्वारा ही। अरे इसमें सारी चीजें इनहेलेशन से देते हैं। वो जो पंप होता है ना उस पंप से दी जाती है उसको। वो पंप में दवाई डाली, उसको बोलते हैं लंबी सांस के थ्रू एक बार में ही पूरा इनहेल कर जाओ। तो जो पाउडर था वो जैसे ही इनहेल होगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या करेगा, डायलेट करेगा। समझ में आ रहा है, रिलैक्स करके रखेगा ताकि सांस आप आराम से लो। साथ में प्रेडनिसोलोन भी देते हैं ओरली। ब्रोंकोडायलेटर है वो इनहेलेशन रूट से ही दिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और अगर गंभीर प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो उसको नेबुलाइजेशन द्वारा साल्बिटामोल भी दिया जाता है। नेबुलाइजेशन का मतलब पता है ना भाई, गर्म पानी जो भी होता है साल्बिटामोल, उसको एक मशीन में डाल दिया जाता है, पंप लगा दिया जाता है यहाँ पे मास्क सा, और उससे जो वो भाप बनेगी वो भाप क्या होगी, लंग्स में फेफड़ों में जाएगी और फेफड़े धीरे धीरे क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और फिर उसको सांस आने लग जाती है। क्योंकि ये क्या करता है, जहां जहां कफ जमा होता है उस कफ को तोड़ने का काम करता है। समझ में आ रहा है भाई। आपने सारे ट्रीटमेंट दे दिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो साल्बिटामोल दे दो ताकि वो क्या करे, सीवियर अस्थमा से आपको बचा सके। समझ में आया। कौन कौन सी दवाइयां हम उसको देते हैं। फर्स्ट वन, पहले तो एलर्जी से दूर रहने की सलाह दो। दूसरा, अगर एपिसोड्स में आ रहा है तो इनहेलेशन, सारी चीज इनहेलेशन से ही हो रही है। चाहे आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो, ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हो, एंटी एलर्जन दे रहे हो, सिर्फ एक चीज है जो आप क्या करोगे, मुंह के द्वारा ओरली उसको दी जाएगी। बाकी सारी ड्रग्स कहाँ से दी जाती है, इनहेलेशन रूट से दी जाती है, पंप से दी जाती है उसको। बट अगर सारी प्रॉब्लम देख ली और प्रॉब्लम गंभीर हो गई है, बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, तो उसके दौरान साल्ब्यूटामोल को हम लोग नेबुलाइजेशन के द्वारा इनहेल करवाते हैं। समझ में आ रहा है भाई। नेबुलाइजेशन लगा है उसके आगे, वो चल रही है, भाप बन रही है वहां से और वो सांस के थ्रू उसको अंदर ले रहा है, तो उसके द्वारा भी हम अस्थमा के सीवियर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, अस्थमा के ट्रीटमेंट हो गए। इतना कुछ आपने पढ़ा कि अस्थमा एक रिवर्सिबल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, बार बार होने वाली, बार बार पैदा करने वाली ऑब्स्ट्रक्शन वो बीमारी है ये क्या, अस्थमा, जो इतनी सीवियर हो जाती है चलते चलते कि इंसान को सांस दम घुटने लग जाता है, ऐसे लगेगा अभी उसका दम निकलेगा। इसलिए हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दमा। एनी टाइम उसको पंप अपने साथ रखा जाता है क्योंकि अस्थमा का अटैक कह के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। तो उसमें जो हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे, वो ब्रोंकोडायलेटर का एक ही काम है, जैसे ही वो जाएगा श्वास नली में, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा था, नैरो हो रखे थे ब्रोंकाइज, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डायलेट होंगे। डायलेट होंगे तो हवा आराम से आ जा सकती है, सांस वो आराम से ले सकता है, वापस भी छोड़ सकता है। इज दैट क्लियर। ये क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा ठीक है, एक्यूट कंडीशन में है,
बट अगर वो एपिसोड्स में आने लग गया, एपिसोड का मतलब होता है ना, कभी भी कई बार कैसे भी है, आज 1-2 एपिसोड आए, कल 3 एपिसोड आ गए, अगले दिन आए नहीं, फिर चौथे दिन वापस 2 एपिसोड्स आ गए, अटैक आ गए अस्थमा के। अब वो अटैक आगे जाके क्या करता है, गंभीर प्रॉब्लम, क्रोनिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? और ये क्रोनिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंडीशन है, वो कॉम्प्लिकेशन करती है, और इसका लाइफ लॉन्ग उसको ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ब्रोंकोडायलेटर उस इंसान को दिए जाते हैं। वो पंप उसको 24 आवर्स अपने पास रखना ही पड़ता है। इज दैट क्लियर? क्या करना पड़ता है, पंप अपने पास रखना ही पड़ता है कि कभी भी अगर इसका अटैक आया तो ये क्या करेगा, उसको ठीक करके रखेगा। समझ में आई? इज दैट क्लियर? ये सारा हमने किसके अंदर डिस्कस किया, किसके बारे में डिस्कस किया, अस्थमा के बारे में, जो किसकी बीमारी है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।